बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की बात करें तो इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां शोर बहुत है, इल्ज़ामात की भरमार है, तुंद तेज़ बयानात हैं, जलसे जुलूस हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हैं, ताहम सिमत वाज़े नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालिया जो सरगर्मियां पर नज़र अगर आप दौड़ाएं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में सिंध में मौजूद हैं। आज जामशरो में वो मौजूद थे और उन्होंने कल बाग़ जना में जलसा करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं और वहाँ सियासी सरगर्मियाँ कर रही हैं। और हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत का ये कहना है कि वो सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एट द टॉप सियासी अज़म का भी अयादा किया गया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के मामलात का इदराक है। मुस्लिम नून के रहनुमाओं का कहना था कि सूबाई हुकूमत का ज़्यादा फोकस जो है वो एहतजाज की जानिब है और जो सूबे की गवर्नेंस है उससे वो उस पर इतनी भरपूर उनकी तवज्जो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर हम बात करें तो फितनल खवारिज के खिलाफ आज 2 अजला में कार्रवाई हुई, ज़िला कुरम और जनूबी वज़ीरिस्तान, और वहाँ पर 11 जो खवारिज हैं उनको वासिले जहन्नम किया गया। और इंतहाई अफसोसनाक खबर ये भी कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं हाफिज सुल्तान महमूद साहब, वो इस जो खारजियों की जानिब से आईडी लगाया गया था, ये उनकी तस्वीर है, वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी कमसल बच्ची भी मौजूद थी। तो एक तरफ सियासी हलचल है और लेकिन सियासी तातुल की अलामत है, और दूसरी जानिब एक सिक्योरिटी के बड़े संगीन इशूज़ हैं। इन पे हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील साहब ने, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र है, लेकिन वो अब हमें नज़र ऐसे आ रहा है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा माइल हैं, मोबिलाइजेशन की जानिब, बामानी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा हुकूमत इस सिलसिले में अब किन खतूत पे सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हुकूमत ने 12 दफ़ा बाशमूल वज़ीर आज़म, और उन्होंने ही लीड किया कि मुज़ाकरात की दावत मुतअद्दिद बार दी, और पिछली दफ़ा जब आखिरी मरतबा ये दावत दी गई थी तो ये काबीना के इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म ने दोबारा इस दावत को दोहराया और दोबारा ये दावत या पेशकश की कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है और मुज़ाकरात होने चाहिए। अब बॉल जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो टीम है उनकी चेयरमैन कह लें, सदर कह लें, या जो उनकी लीडरशिप है उनकी वो उनके पास है, और वो चाहें तो इस तमाम तर मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंडेट जो है वो अचकज़ई साहब के पास है बकौल उनके और उनकी पार्टी के लोगों के, जो पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि वो कहते हैं इमरान खान साहब ने मैंडेट जो है वो अचकज़ई साहब को दिया है। तो हुकूमत ने तो 12 दफ़ा ये दावत दोहराई भी है और दोबारा पेशकश की भी है। अब अगर वाकई संजीदगी है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बचती है, और इस मामले को अगर आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल वो कहें कि हमें ये दावत कबूल है, अब ये दावत कबूल करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो तंबू भी लगाए, शामियाने भी लगाए, लाइटें भी लगाए, कुर्सियाँ भी रखे और एहतमाम तमाम तर करे, और फिर जो है वो मुज़ाकरात का जो है वो पूरा दौर शुरू हो। ऐसा नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान ही सबसे मुफीद और बेहतरीन जगह है, और ये पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकती हैं, और कमेटीज़ वही होंगी जो कमेटीज़ पहले थीं, जो उसमें जो तहलील नहीं की गई स्पीकर साहब की तरफ से, और स्पीकर साहब ने खुद भी दोबारा दावत दी है, पेशकश की है कि मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना चाहिए। उन कमेटीज़ में कुछ नए मेंबर्स ऑप्ट इन कर लें, कुछ उसमें रद्द-बदल करनी है मेंबर्स में तो वो हो सकता है, लेकिन जो प्लेस ऑफ सिटिंग है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है वो तो पार्लियामेंट ही है, और पार्लियामेंट में ही जो है इन तमाम तर मुज़ाकरात का जो बाब या ये दौर जो शुरू होना है वो वहीं पे ही होना लेकिन चाहिए। उस पे और बैरिस्टर साहब, हाँ, उस पे कतई क्लेम माजर, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी तनाव और खिंचाव है आप में और पीटीआई के दरमियान। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए कल भी हमारे शो में पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से एतमाद साजी के इकदाम किए जाने चाहिए। आप ख़ुद भी एक माशाल्लाह हल्के की सियासत करते हैं। इस वक्त वो सिंध में वज़ीर आला मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ जो है उनको फ्री हैंड दिया हुआ है अब तक, और कल जलसा की इजाज़त भी मिल गई है। वो इससे कबल पंजाब गए थे और उसके हवाले से वो
पुरशिकवा हैं कि उनको बहुत मुश्किलात दरपेश हुई। तो क्या पॉलिटिकल स्पेस हुकूमत देने के लिए तैयार है? क्योंकि मीडिया में बड़ा तकाबुल किया जा रहा है उनके दौरे लाहौर और दौरे कराची के हवाले से, और जिस किस्म का रिस्पांस आपकी सूबाई हुकूमत की जानिब से और जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से दिया गया है। देखिए, कंपैरिजन बनता नहीं है अनवार साहब। बात यह है कि पंजाब के जो एक फस्तायत ज़्यादा दौर था, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो आपको याद होगा कि तमाम तर सियासी कायदीन जो है वो जेल में बंद कर दिए गए थे और झूठे केसेस उन पर बनाए गए थे। उनकी फैमिलीज पे जो जुल्म किया गया था वो किसी से भूला नहीं है, किसी से ढका छुपा नहीं है। तो पंजाब ने तो एक खामोश या खामोशी जो है वो बिल्कुल विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी एक्शन जो है वो एक पॉलिसी अपनाई। और इस पॉलिसी को मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन पॉलिसी इसलिए भी थी कि जो एसओपीज डिमांड करते हैं, जो नेसेसिटीज हैं प्रोटोकॉल के हवाले से या सिक्योरिटी इकदामात के हवाले से, वो तो तमाम तर फराहम किए। और वैसे भी उनकी पार्टी के अपने चेयरमैन भी कह चुके हैं कि उनकी जाती नौयत का दौरा था। तो पंजाब से ये एक्सपेक्टेशन करना कि पंजाब एक वजीर जो है उनकी राहें तकने के लिए या उनको खुशामदीद कहने के लिए वो भी स्पेयर करे, फिर फूलों की पत्तियां भी लेके खड़ा हो, फिर उनको उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाया जाए, तो ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये प्रोप्राइटी तो ये डिमांड नहीं करती कि एक सूबे का वजीर आला अगर दूसरे सूबे में आए। और हाँ, जो सिंध ने किया वो उनका अपना इस्तेकाक है, वो खुद बेहतर जानते हैं कि उन्होंने जो इकदामात उठाए, जो उनकी रवायात हैं, जो उन्होंने तमाम तर चीजें की, तो ये उनका इस्तेकाक है, उनका प्रेरोगेटिव है। अब उसको पंजाब के साथ कंपेयर करना और फिर कंपैरिजन ड्रॉ करना और फिर कहना कि क्योंकि सिंध ने ये किया तो पंजाब को भी ये करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो नेसेसरी प्रोटेक्शन थी, जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स थे, जो एसओपीज डिमांड करते थे, वो तमाम तर चीजें तो हमने उनको फराहम की। अब अगला सवाल आपको होगा कि फिर आपने सिक्योरिटी पिकेट्स क्यों लगाई, फिर आपने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्यों लगाए? तो जाहिर बात है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उसको देखते हुए हमें जो प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं वो हमने लिए। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो उनकी अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लिए गए और सूबे के बासियों की सेफ्टी के लिए लिए गए। अब आप देखें जो कराची में वो किया उन्होंने, और वहां पे भी जाके जिस जमात ने उनको वेलकम किया उसके खिलाफ जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है पीपल्स पार्टी वहां पे इक़्तिदार है, वो खुद उसका जवाब देगी। हमें तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा मुकदमात के हवाले से, चूंकि आप वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ हैं और खुद माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, पीटीआई के लोगों का कहना है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही बानी चेयरमैन पीटीआई से। अब मंगल का वादा तो किया हुआ है एसएचओ साहब ने, एक तो इस हवाले से बताइएगा क्या ये एक बन सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? दूसरा, वो कहते हैं सियासी नौयत के मुकदमात हैं और हमारे मुकदमात में जो है वो पेशरफ्त नहीं हो रही। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इन दोनों फ्रंट से बताइएगा कि क्या आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्लियामान के फोरम से मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत इस जानिब कोई लीनियंसी दिखा सकती? जैसे पहले आप लोग मुलाकातें करवा रहे थे, मंगल और जुमेरात का दिन मुख्तस था, अब वो मुलाकातें पे बंदिश है और गालिबन यही तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं कि 8 फरवरी तक रहेगा। तो ये स्टैंड ऑफ रहेगा क्योंकि 8 फरवरी को तो उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी हुई है। देखिए, पहिया जाम हड़ताल से ही शुरू करते हैं कि क्या की कोई आईनी इकदाम है? जलाओ, घराओ, धरना, तोड़ो, फोड़ो, ये कोई सियासी या जमहूरी रवैये हैं? ये भी बताया जाए कि वहां पे मेरे साथ ही कई शोज में बैठे हुए जो वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सूबे के पी के, वहां पे उन्होंने एक नहीं 2-4 मरतबा उन्होंने कहा जी हम के पी के की सरहद भी बंद करेंगे, हम 26 नंबर चुंगी भी आएंगे, हमें जो कुछ करना होगा हम वो करेंगे। तो ये कम से कम इस तरह तो नहीं हो सकता, ये तो एहतजाज तो नहीं है, ये तो फिर इंतशार है और ये सीधी सीधी खुली खुली धमकी है कि हम जो वो इकदामात उठाना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी उठाए, तो वो इकदामात अगर उठाएंगे तो कानून हरकत में आएगा। जहां तक उनके मुकदमात की बात है और जो आपका सवाल है, मैं उस पर ये जरूर अर्ज कर देता हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार कर रहा है और मुकदमात का जब फैसला आता है तो फिर उसको ये अंडर कह लें ऑब्जेक्शन भी ले आते हैं तमाम तर चीजों को। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें लेतो लाल से काम लेना, उनको डिले करना, ये तो देखे ना इनकी अपनी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस तो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आपने बात की मुलाकात के हवाले से, तो मुलाकात मावराए आइन या मावराए कानून तो नहीं कराई जा सकती। पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स हैं, जेल मैनुअल है, उसमें लिखा है कि कोई सियासी गुफ्तगू या सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे एक तो ये रूल्स भी हैं और उसके साथ साथ
جو ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی تھی اور کہا تھا کہ ہم جو جورسڈکشن ہے اڈیالہ کی یا اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، تو جو جھوٹا سچا بیانیہ یا من گھڑت بیانیہ بنانے کی جو گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے یہ اجتناب کریں. ملاقات کا ایک واحد یہی رستہ ہے کہ انڈرٹیکنگ دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کہ ہم نے آپ کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے اور بالکل ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ہم میڈیا سے انگیج نہیں کریں گے، جو اپنا بیانیہ بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، اور جو کچھ کرنا ہے دیکھیں آپ کے شو میں آئیں، بات کریں، بتائیں خان صاحب سے کیا بات ہوئی. لیکن اڈیالہ کے باہر کیوں؟ اب یہ بات ہے کہ جس طرح وہاں پہ ایک سنسنی پھیلا کے ایک من گڑت کہانی گڑھ کے ایک بیانیہ بنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی تو دیکھیں نا. جب خود ایک انڈرٹیکنگ عدالت کے آرڈر میں آپ نے دے دی اور آپ نے کہا کہ ہم میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے اور بالکل آ کر کے آپ وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ پھر اپنی جھوٹا سچا بیانیہ بھی بناتے ہیں، پھر آپ اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ملاقاتیں ماورائے آئین اور قانون تو نہیں ہو سکتی، صرف قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. 8 فروری سے قبل سر کوئی میننگ فل ڈائلاگ کے حوالے سے پیشرفت، حتمی پیشرفت ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس میں مذاکرات کی دوبارہ یہ بات سامنے آئے گی اور اس میں قائد حزب اختلاف کی بھی تقرری کا معاملہ ہے، لیکن وہ ہو جائے گا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ باٹل نیک بنا ہے. دونوں ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معاملات جو ہیں وہ چلیں کسی نہ کسی ڈگر جو ہے وہ یا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ ان کا نکلے گا ضرور اس اجلاس میں. اور سوموار سے دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو جو ویریفیکیشن ہے سگنیچرز کی، جو آپ کی اپوزیشن کے لوگ ہیں 74-75، کیا وہ واقعی اپنے سگنیچرز کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، کیا وہ سگنیچرز ان کو پریشر میں لیے گئے، انڈر ڈیوریس لیے گئے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مذاکرات کی جب بات کی جاتی ہے اور اسپیکر صاحب نے بھی اپنی فیسیلیٹیشن کا جو رول ہے وہ واضح طور پہ انہوں نے آفر کیا ہے، تو کیا مذاکرات کا جو اگلا ایک سٹیپ ہوگا جس کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر مذاکرات کے عمل کو شروع ہونا، تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ پارلیمان کا حصہ ہیں کیا وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، کیا وہ اس پیشکش کو قبول کریں گے اور درست سمت یا مثبت سمت کی طرف رواں دواں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ساری جو رسپانسبلٹی ہے یہ ان کے شولڈرز پہ بھی ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی سی پی ایمز ہے جو آپ توقع کریں گے کہ پی ٹی آئی یہ وہ کام کرے؟ جیسے رانا ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں احتجاج کی کال واپس لے، سوشل میڈیا جو ہے اس کو ڈس اون کرے جو ریاست مخالف بیانیہ دیتا ہے. آپ لوگوں کی بھی کوئی شرائط ہے یا آپ لوگ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ دو چیزیں تو سر فہرست ہیں. ایک تو احتجاج کا جو لبادہ پہنایا جاتا ہے اپنے انتشار کو پھیلانے کے حوالے سے، تو اس کو ایک تو فی الفور جو ہے وہ واپس لیں. دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تجویز ہے، اور ساتھ میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ گڑھا جاتا ہے، جو اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کی زبان، جس طرح کی ٹون استعمال کی جاتی ہے، اور اوور اینڈ ابو آئی تھنک جو ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ آپ کی انتخابی اصلاحات ہیں، کیونکہ 18 کے الیکشنز پہ ہمیں اور 24 کے الیکشن پہ یہ، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک ایلیفنٹ ان دا روم جسے کہا جائے تو وہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ انتخابی اصلاحات ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں. ہمیں ان الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنی ہے اور وہاں پہ جب وہاں سے انوار سے بات شروع ہوگی تو میں سمجھتا ہوں باقی تمام ایشوز پہ آٹومیٹکلی بات جو ہے وہ چل پڑے گی اور بات چیت اور گفتگو جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ مین جو سینٹرل ایشو ہے وہ انتخابات کا اگر یہ کہتے ہیں ہے تو جو ہم بھی سمجھتے ہیں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے تو وہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہوگا. سر ایک اور ٹورڈز دی اینڈ، دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ بن گیا ہے. میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ہم سے بات کی جائے، بند قبروں کے فیصلے ہم نہیں مانتے. کیا کہیں گے سر؟ ابھی بھی میں نے پروگرام کے ابتدائی میں بتایا کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کی کمسن بچی، 11 خوارجی. کیا وفاق خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لے گی یہ اس دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے سب سے پہلے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ یہ ایک بڑا ریئل ویلڈ لائف کنسرن ہے جو ہم نے کتنی دفعہ نشاندہی کرائی اور اداروں نے بھی اس کی نشاندہی کرائی کہ جہاں پہ آپ کی شارٹ کمنگز ہیں، آپ کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو آپ نیشنل ایکشن پلان کے
جو ایکشنیبل پوائنٹس ہیں 14 نکات پہ آپ عمل نہیں کر رہے, جو آپ سے مراد کی صوبے کی حکومت اور صوبہ کے پی کی حکومت اگر عمل نہیں کر رہی گورننس کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے, تو وہ عوام سفر کر رہی ہے اور کسی نیشنل پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر منوہن اس پہ عمل درآمد کیا جائے, جو نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات ہیں 2.0 جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان جو کہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت میں آیا, جس پہ تمام جماعتوں کے سگنیچرز موجود ہیں, تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں, متحد ہیں, تو اس پہ اگر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نیشنل پالیسی کی ضرورت نہیں, اور اس دہشت گردی جیسے ناسور سے ہماری ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی اگر باقاعدہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کیا جائے. کے پی سی ایم کو انگیج کیا جائے گا کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا سے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, اور وہ علاقہ بھی انہی کا ہے خیبر تیرا کی, جس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو وزیر اعظم کو لکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر وزیر اعظم کو نہ بھی لکھیں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم خود جو نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹیررزم کے حوالے سے ایک جو کنسلٹیشن میٹنگ ہے تمام صوبوں کی باشمول جی بی اور اے جے کے, وہ ان کو بلا لینی چاہیے تاکہ کم از کم یہ حجت تمام بھی ہو جائے, اور اس میں پھر ڈائریکشنز دی جائیں کہ کون سا صوبہ کیا کام کرے گا اور وہ نیشنل ایکشن پلان پہ کس طرح عمل درآمد کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. وزیر مملکت برائے قانون انڈسٹر عقیل ملک صاحب حکومت کا نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ان سے وہ جو سوالات ان سے متعلق ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. وقفے کا دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک ویورز, مجھے جوائن کیا آفتاب عالم صاحب نے. آپ صوبائی وزیر قانون ہیں, ہیومن رائٹس کے ہیں, خیبر پختونخوا حکومت سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور قادر مندوخیل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں, مرکزی رہنما ہیں, دونوں موضوعوں کو فارم ویلکم. آفتاب عالم صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. خیبر پختونخوا میں خواریوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. آج 2 کارروائیاں ہوئیں کرم اور وزیرستان میں, جس میں 11 خوارج جو ہے انہیں واصل جہنم کیا گیا. اور ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ حافظ سلطان محمد صاحب جو جمعیت العلماء اسلام کے رہنما تھے, وہ آئی ڈی بم دھماکے میں زخمی ہوئے اور پھر آج وہ شہید ہو گئے ہیں, ساتھ میں ان کی کمسن بچی بھی تھی. سر, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ انتہائی پیچیدہ بھی ہیں اور انتہائی سنگین بھی ہیں. ایسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کے سلسلے میں پہلے لاہور گئے, اب 3 روزہ دورے کے لیے کراچی جام شوروں میں آج وہ موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں اس سے جو صوبائی, اور ساتھ میں ان کی کابینہ کے ممبران بھی جاتے ہیں, آپ تو خیر یہیں پر ہی ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممبران صوبائی اسمبلی اور کیبنٹ ممبرز بھی جاتے ہیں, اس سے ان کا جو کام ہے یا جو فوکس ہے اس میں خلل نہیں پڑتا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اولین ذمہ داری تو خیبر پختونخوا میں, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ امن عامہ کا قیام ہے, ساتھ میں اسٹریٹ موبلائزیشن کی ذمہ داری بھی سہیل افریدی صاحب کے کاندھوں پر ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, دوہری ذمہ داری سے وہ کیسے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے, پہلے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا خصوصاً قبائلی اضلاع کے لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے
वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आपको पता होगा 50 साल से हम और यही रोना हम रो रहे हैं, और खान साहब का भी यही स्टांस है, और मेरे ख्याल में खान साहब का झगड़ा भी यही है कि पाकिस्तान में अगर फॉरेन पॉलिसी बनेगी या आपका दाखिला जो है आपकी दाखिला पॉलिसी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवाम के लिए होगी, वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होगी, ना कि किसी को खुश करने के लिए या किसी के इंटरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए। बदकिस्मती क्या है कि हमारे मुल्क में पॉलिसी जो है वो अब तक गैरों के इशारे पे बनती रही, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे बनती रही। आप अफगान वॉर ले लें, आप पोस्ट 9/11 ले लें, ये सारा कुछ जो है मेरे ख्याल में हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है किया कराया है। तो आज हम उसको भुगत रहे हैं, और ना सिर्फ आज भुगत रहे हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, कबायली अवाम जो है वो काफी अरसे से भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल में यही हमारा अब जो है हमारी तरफ से यही स्टांस है कि बहुत हो गया, जो गलत पॉलिसियां हैं तो इसको मजीद जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और लीडरशिप जो है वो बर्दाश्त करने के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए? उसकी वजह देखें, आप रिसेंट अफगान वार ले लें, जो रिसेंट एपिसोड्स हुए हैं, आया हमने वो कोशिश की है कि इस मामलात को जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से हम हल करें? मुतअद्दिद बार कोशिश हुई है आफ्ताब साहब, मुतअद्दिद बार कोशिश हुई है। दोहा एग्रीमेंट हुआ, वो भी एक मुज़ाकरात की सूरत में एग्रीमेंट में चीज़ें तय हुई थी, उन चीज़ों के तहत अमल दरामद नहीं हो रहा कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तय हुआ था कि लोअर जिरगा होगा, लोअर जिरगा में दीगर जो अक़वाम बस्ती हैं उनको शामिल किया जाएगा, वो आज तक लोअर जिरगा नहीं हुआ। ये भी तय हुआ था। साहब, मुझे नहीं लगता कि वो कोशिशें हुई जो होनी चाहिए। अच्छा। उसकी एक वजह है, देखिए आप अफगान पॉलिसी, आप अफगान गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ना सिर्फ जो है उसको साइडलाइन किया जाता है उनकी लीडरशिप को, बल्कि बारहा जो है हमारे कहने के ऊपर जो है वो मजाक भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उड़ाया जाता है कि इनका क्या काम है फेडरल या फॉरेन पॉलिसीज में। तो मेरे ख्याल में फिर ये चीजें जो है ये एस्केलेट होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि देखें आप जो फॉरेन पॉलिसीज है इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपकी जो आर्मी जो है उनका इनपुट भी उसमें जरूरी है, लेकिन देखें लीड जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को होनी चाहिए। ओके सर, लेकिन ये बताइए सोहेल अफरीदी साहब जो है पॉलिटिकल आफ्ताबी मैंने जाना है कादर मंदूखी साहब, वो सवाल बीच में रह गया। सोहेल अफरीदी साहब को पेशावर में होना चाहिए या कराची, जामशोरो या लाहौर में होना चाहिए? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सवाल में वजन भी है और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमने अवाम से जो इलेक्शंस में वादे किए हैं, और मेरे ख्याल में देखिए हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 गवर्नेंस जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो खान साहब की रिहाई भी है। देखें हम ये समझते हैं एज अ पीटीआई वर्कर, एज अ सियासी कारकुन कि खान साहब जो हैं वो इस मुल्क की बका का जामिन है। आज आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, उसकी सिचुएशन देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, बलूचिस्तान में वो हालात बने हुए कि खुदा ना खास्ता जो है वहां पे आजादी की तहरीकें जो है वो उठी हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह के माहौल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए आज अगर कोई एक वजूद जो है वो आपके मुल्क को यूनाइट कर सकता है तो वो मेरे ख्याल में, और इसके ऊपर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जो है वो कन्विंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शक्ल में जो है पूरी कौम को यकजा कर सकते हैं, उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन सर वो तो अब इस वक्त लेकिन आफ्ताब भाई वो तो पाबंद सलासल है ना, और इस वक्त तो आप लोग इक्तिदार में है ना, अब आप लोग उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना जी, फिर उसी सिलसिले में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा लौट के आता हूं कादिर मंदूखी साहब के मुझे जाने दीजिएगा। कादिर मंदूखी साहब आप लोगों के मेहमान हैं आजकल सोहेल अफरीदी साहब, आफ्ताब साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, मैं आप जानना चाहूंगा, आप बताइएगा, आप भी
बेसिकली तो ज़ाहिर बात है कराची से इलेक्शन जीते, लेकिन मंदुखेल हैं, आप उस इलाके से बड़ा बखूबी वाकिफ़ है, बलूचिस्तान के बदअमनी के वाक़यात हैं, बलूचिस्तान में भी शोरश है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी हमें DGI-SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 71 से 80% जो वाक़यात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। लेकिन आपने आफ्ताब साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं प्रायोरिटी वो भी है नुक्स अमन के वाक़यात को रोकना और दूसरी तरफ खान साहब की रिहाई। अब ये दोहरी जिम्मेदारी जो है वो सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है। क्या कहेंगे आप, किस तरह जो है वो देखते हैं सारी सूरत हाल को, और पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है? देखिए, पहले तो मैं आफ्ताब आलम साहब को बता दूं कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, दो कबायली इलाके से। बलूचिस्तान में 60% पश्तून रहते हैं। वहाँ कोई आज़ादी की तहरीक नहीं चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है वहाँ पे, और यकीनन यका दुक्का जो वाक़यात है वो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ आज़ादी की तहरीकें तो सिंध में भी चल रही थी, सिंधु देश के नाम से, तो वो जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया तो उस वक्त पूरा सिंध जल रहा था और आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो पश्तून है, पुरामा है, बलोच भी हमारे भाई है, वहाँ पे हिंदू भी है, वहाँ पे सिंधी भी है। तो मुख्तलिफ डायनामिक है। एक दो तहसील की बात वहाँ पर अगर थोड़ी सी जो है ना वो दहशत गर्दी है तो यकीनन इस बात में सच्चाई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सख्त बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर आला पख्तूनख्वा इस वक्त सिंध के दौरे पे है, और आफ्ताब आलम साहब को मैं सिर्फ इतनी बता दूंगा कि आपके थाने असर के बाद खुले रहते हैं क्या? एक वीडियो जो मेरे पास आई है हमारे मरकजी ग्रुप में, वहाँ डी खान रोड पे TTP के लोग बंदूकें ले रहे थे, पेशावर के मेन रोड पे TTP वाली बंदूकें ले रहे हैं। हमारी साबिक के मैंने नाम बता देता हूँ आपको, ज्यादा साहब उसने भेजे है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन पुख्तनख्वा में भी सूरत हाल इस तरह है, बलूचिस्तान में भी है, थोड़ा बहुत यकीनन दहशतगर्दी हम सब है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हो, क्या आपके दौर में ख्वाजा आसिफ का अभी चंद दिन पहले हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया है, उसने कहा कि खान साहब की आशीर्वाद से हमें जो ब्रीफिंग दी है जनरल बाजवा और जनरल फैज ने, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहाँ बसाते हैं जो TTP वाले हैं। क्या 40,000 TTP के लोगों को आपने पख्तूनख्वा में नहीं बसाया? क्या जो बन्नू जेल टूटा नहीं है, चाबी दे के आप लोगों ने खुलवा के उसने मुल्जिमान नहीं रिहा किया? ये तो तारीख बात है, सारी मीडिया ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PTI ने साबित करना है, जहां इनके ऊपर इल्जाम है कि ये दहशतगर्द जमात है। मैं नहीं कहता हूँ आपने सवाल उठाए या दूसरे चैनल थी से पहले, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि वो एक इंतशारी जमात है, लेकिन PTI का एक इम्तिहान है कि हमने सिंधी टोपी और अजरक पहना है। आज भी जो मैं बैठा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है, मेरे भी है, मैंने रहा हूँ, और आज भी मैंने हूँ। लेकिन मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को 3,800 रुपये बिठाया, वो इस फॉर्म 47 के तहत, वो मेरे सबूत सारे मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं वेलकम कहता हूँ, मैं उनको खाने का भी दावत देता हूँ, मुझे कल टाइम दे, परसों टाइम दे, और इनको मेहमानजी करते हैं कराची के टॉप के होटलों में, और बाकी जो जलसा हो रहा है। और मैं ये भी मुझे पता है कि थोड़ी बहुत अगर जलसे में वो सख्त बात करते हैं तो भी कोई नहीं, सियासी लोग हैं, हम बर्दाश्त करने वाले हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं, हमारी क़यादत के खिलाफ, हमने कभी उसको बुरा नहीं माना, होना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी के अपना अपना एक वो है। लेकिन सवाल ये सारी चीजें कि आपके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है पंजाब में, या जो पंजाब हुकूमत ने जो ज्यादती की है, यकीनन महमूद खान चकजी साहब एक शरीफ आदमी है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, क्या था वो 10-20 लोग थे या 10-20 गाड़ियां थी, वो जा रहे थे, तो उसके साथ भी PTI ने ज्यादती कर दी, इस वजह से कि आपने उनको एहतियात का सरबराह तो बना लिया है, मगर खुद आपको गौर खान जो है ना वो बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, आपकी क़यादत बेटी भी इस्लामाबाद में, आपका CM है सिंध के दौरे पे, तो आपको पूरा साथ देना चाहिए ताकि वो तहरीक आगाज करे। वो उनकी पार्टी के लोग तो पंजाब में तो नहीं है ना, तो आपने मेरे ख्याल में उनके साथ भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि सियासी लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, सियासी लोग आपस में तलखी भी पैदा करते हैं, सियासी लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। और फिर माजी में क्या महमूद खान चकजी साहब को कम बोला उन्होंने, माजी में क्या उन्होंने मौलाना फजल अहमद साहब को कम बोला, चौधरी साहबान को कम बोला, हमने भी बोला, नून लीग को, नून लीग ने हमें बोला। आज हम एक साथ बैठे हुए, सवाल ये कि सियासी लोगों के बीच में तलखी भी होती है, बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि PTI को जो ना वो जो पीपल्स पार्टी ने एक जस्टिस दिखाया उनको, तो मैं ये समझ रहा हूँ उनको उसी का फायदा उठाते हुए
اپنے ساتھ ایک گواہ بنانا چاہیے کہ دیکھیں ہم سندھ میں گئے, ہم کوئی انتشاری حکومت نہیں ہے, ہم کوئی پرتشدد واقعات ہم نہیں کرتے, اور جب یہ پنجاب جائیں گے یا اسلام آباد جائیں گے اور وہاں ان کو اجازت نہ ملے تو یقین کریں گے پیپلز پارٹی اور میں خود ان کا ساتھ دوں گا. اوکے آفتاب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک تو آپ یہ بھی بتائے گا کہ جیسے مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے یا مزاحمت کرنی ہے, لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اسٹریٹ موبلائزیشن اور مزاحمت کی طرف زیادہ جو ہے مائل, اگرچہ مذاکرات سے آپ لوگ انکاری نہیں ہے ٹو سیٹ دا ریکارڈ آن اسٹریٹ. اب سر بتائیے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو بسایا کیا, وہ بات ہماری تو اغوان پالیسی پہ چلی گئی, وہ جو خوارجی ہیں یہ کالعدم ٹی ٹی پی, ان کو کیسے آنی ہاتھوں سے نپٹا جا رہا ہے اس وقت؟ آپ لوگ اس کو پوری طرح بیک کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کے بعد جنوبی اضلاع میں تھانے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور ان کا راج ہوتا ہے؟ آفتاب صاحب. جی انوار صاحب دیکھیں 2022 10 اپریل کو جب پی ٹی آئی کی حکومت, فیڈرل حکومت ختم کی گئی, اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا. جہاں تک ان کے الزام تراشی کا سوال ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی ناجائز ہوگی. ان کی ریکارڈ درستی کے لیے ہر کچھ سارا کچھ جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. مراد سعید صاحب کی وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, امن پاسون جو ہمارے خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں پہ ایون سوات دیر میں ہوئی, وہ بھی سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو بسار رہے ہیں اور نیگوسیشن کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, اور اگر کل کو کچھ ہوا تو یہ لوگ اس کا ذمہ دار ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ ابھی فرار کا ایک الزام تراشی کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. نہ تو آپ خلاف ہیں ٹی ٹی پی کے, مطلب آپ خلاف ہیں, ان کے بسانے کے خلاف ہیں؟ نہ ہماری گورنمنٹ اس کی ریسپانسبل ہے. یہی لوگ یہی پی ڈی ایم 1 انوار صاحب یہ جو ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے کہ اچار کی حکومت جی میں وہی سوال کر رہا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہیں یہی لوگ افغانستان گئے, خواجہ آصف صاحب اس میں تھے, باقی جو ڈیلیگیشن گیا بار بار انہوں نے نیگوشیشن کی, اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ لوگ اس کا مطلب یہ لائے گئے. جی تو آپ مطلب یہ جو خارجی ہیں ٹی ٹی پی, اس کی ساری ذمہ داری انہی کے اوپر ہے. کراس بارڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ ساری قوم کو پتہ ہے. اور جہاں تک دیکھیں آپ انہوں نے 18ویں کی ترمیم کے ذریعے آپ کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں انہوں نے جہاں تک آپ وزیر قانون ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے امن و امان کا مسئلہ جو ہے نا صوبائی چپٹر ہے دیکھیں بالکل امن و امان جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے یہ جواب دیا جائے کہ کراس بارڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی. تو پھر آفتاب صاحب ایک سوال ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ جو بارڈر پہ ہے فوج ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پھر فیصلہ کر رہے ہیں آپریشن کا تو پھر آپ لوگ اس کو مانیں. اگر ذمہ داری ان کی, وہ کہتے ہیں خارجی آتے ہیں, ان کو طالبان حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, رستے بنے اچھا جو آ گئے اس کو سنبھالو نا, اگر بارڈر پہ آ گئے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رونا ہے. دیکھیں ہمارا مدعا یہی ہے 40,000 لوگوں کو تو آپ نے بسایا, اس کو آپ کی رسپانسبلٹی تھی تو آپ لوگوں نے ان کو روکا نہیں, بلکہ آپ لوگوں نے جو ہے ان کو آنے دیا, بلکہ ویلکم کیا, بلکہ ہار نہیں وہ 40,000 لوگ کو پکڑے پہلے جو آپ نے بسایا, جو 40,000 لوگوں کو جو آپ نے بسایا اس کو تو پکڑو پہلے. خیبر پختونخوا میں اگر کاروائیاں ہوں گی تو اس کو لیڈ جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ کرے گی, اس کو لیڈ جو ہے وہ پولیس کرے گی, اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ اب یہ بتا دیں کہ ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے؟ کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں نا آپ, تو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے بسانے کے خلاف تھے. دیکھیں میرے خیال میں یہ میڈیا کے اوپر اس طرح کی کنفیشن یا ایڈمیشن ہم سے کرانا کہ آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, یہ میرے خیال میں ایک مذاق قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم ہر اس فورس کو دہشت گرد اور ملک دشمن سمجھتے ہیں جو ملک کے خلاف ہو, جو امن کے خلاف ہو, جو امن و امان کو تباہ کرتے ہیں, جو عام عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. وہ ملک دشمن بھی ہیں, وہ عوام دشمن بھی ہیں, لیکن وہ اس سے زیادہ ملک دشمن ہے. آج آپ کا نوجوان 30 لاکھ نوجوان پچھلے 2.5 سال میں ملک چھوڑ کر جا چکا ہے. آپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیٹرینین سیز میں جو ہیں وہ
آپ کے یورپ کے پانیوں میں جو ہے ٹھیک، وہ غرق ہو چکے ہیں، وہ صحیح، مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ٹھیک ہے، ہیں. وہ تو سر ایک اور اس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کی جی وجہ سے جی آج جی آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے. آپ انفلیشن دیکھ لیں 12% سے 46% تک پہنچ چکا ہے. نہیں سر اتنی آپ زیادہ ان نہیں ہوئی سر. ایمپلائمنٹ آفتاب صاحب وہ چیک کر لیں جی. فگرز آپ تھوڑی سی زیادہ بتا رہے. بارکیف آپ کا موقف آ گیا. آپ کا بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب، صوبائی وزیر قانون، ہمارے ساتھ گفتگو کر. قادر مندوخیل صاحب، ویورز یہ ہم نے جو ملکی سیاست ہے اس کا احاطہ کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ایران کے حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ ایران میں جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں گزشتہ 13 دنوں سے، اس کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. بلند و بالا پہاڑ، کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. درست، ہر وقت، بر وقت. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے ایران کے حوالے سے. جیسے میں نے بریک پر جانے سے قبل بتایا کہ 13 روز سے وہاں پر مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. جو ڈاکٹر مسعود پشکیاں ہیں، صدر ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ تحمل سے جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے. البتہ کچھ اس طرح کے واقعات کی خبریں بھی آئی ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں مظاہرین کی بھی، اور جو لا انفورسمنٹ کی پولیس ہے یا جو دیگر ان کے ایجنسیز ہیں، اس حوالے سے تشویش گہری طور پہ پائی جاتی ہے. جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے، انہوں نے اپنی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کہ ایران جانے کے حوالے سے ذرا محتاط رہیں. ظاہر سی بات ہے پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے ایران، وہاں پر اس طرح کے واقعات کا ہونا، اور اس حوالے سے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب، انہوں نے اسٹیٹ ٹی وی پہ خطاب بھی کیا ہے جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیرونی جو ہے وہ اس میں ہاتھ ملوث ہے. اس حوالے سے آج امریکی جریدے میں دی نیشنل انٹرسٹ میں ایک بڑا اہم آرٹیکل بھی آیا جس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی سال 2025 میں، تو پاکستان کی جو ایڈوائس تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہے اور پاکستان کی کوشش بھی ہے کہ وہاں پر جو معاملات ہیں وہ کسی جنگی صورتحال کی نہج پہ نہ جائیں، اور ریجیم چینج کا جو اگر آپریشن کوئی ہے تو اس کو نہ لایا جائے، کیونکہ اس سے پھر وہاں پر جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. ان نکات پہ ہم گفتگو کریں گے. بڑا اہم معاملہ ہے. ہمیں جوہر سلیم صاحب نے جوائن کیا، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. جوہر سلیم السلام علیکم اور بہت شکریہ پروگرام سجدے کو وقت دینے کے حوالے سے. سر تھوڑا سا بتائیے گا ایران کی سچویشن کو آپ کتنا ایکسپلوسو سمجھتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ آرگینک مظاہرے ہو رہے ہیں یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ باہر سے بھی ان کو ہلہ شیری مل رہی ہے؟ اس حوالے سے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایکس پہ پوسٹ آیا تھا اور اب دوبارہ انہوں نے دہرایا ہے کہ ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایران میں معاملات ہو رہے ہیں، اینڈ وی آر ریڈی لوڈڈ اینڈ لاکڈ. جی دیکھیں، ابھی جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ پھیل گئے ہیں، اور جو انٹرنیشنل ظاہر جو میڈیا ہے وہ تو کافی ہلاکتوں کی خبر دے رہا ہے، تو یہ آرگینک ہی ہیں. باہر سے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ سے سٹیٹمنٹس آئیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں کئی بار نا، اس طرح کی صورتحال میں. یہ دوسری پہلے بھی بلکہ کئی بار اس طرح ہوا تھا. یہ جب شاید چوتھی بار ہے جب سے یہ ریولوشن آیا کہ اس قسم کی پروٹیسٹ ان سے وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے 3 بار ہو چکے ہیں لیکن وہ پھر ظاہر ہے وہ کر دیے گئے تھے. تو اس بار جو ہے دیکھیں، اس میں ایک چیز کہوں گا کہ جب اسرائیل ایران جنگ ہوئی تھی اور پھر امریکہ بھی بیچ میں آیا تھا، تو اس میں میرے خیال ہے میں شاید واحد کامنٹیٹر تھا یہاں پہ جو کہہ رہا تھا کہ اس سے ایران بہت زیادہ ویکن ہوا ہے.
جی تو यहाँ पे तो शायद ये समझा जा रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है, पर फैक्ट ये था कि वो स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस वाइज भी और इकोनॉमिकली भी और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पहले से कमज़ोर हुए हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि उसमें उनकी इंटेलिजेंस वीकनेसेस भी सामने आई हैं। इकोनॉमिक वीकनेस तो ज़ाहिर है और भी ज़्यादा हो गई है, पहले से पहले भी थी। फिर साथ ही साथ जो डिफेंस वीकनेस है वो भी सामने आई, जो सी है जिस तरह की उनकी है। तो उससे फिर जाहिर है ये होता है कि मुल्क में जब जो लोग भी खुश नहीं होते, और अभी जो इसका रीज़न बना वो तो ये था कि वहाँ पे डॉलर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनकी करेंसी उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गिर गई। डॉलर की प्राइस काफ़ी बढ़ गई, बाकी करेंसीज की भी, और फिर इन्फ्लेशन जिस तरह से है, सो इसकी इकोनॉमिक काफ़ी सारी वजूहात हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये तो उस हिसाब से तो ये इंटरनल जो अंदरूनी मुहरकात पे बेस्ड हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में स्टेटमेंट्स तो कई दिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक तो ज़ाहिर है कोई इंटरवेंशन एज सच तो नहीं हुई। उसकी उन्होंने थ्रेटन किया है बिल्कुल ईरान को, लेकिन बाहर से अगर कोई बैरूनी मुहर्रिक है तो वो ये है कि जो रजा पहलवी हैं, जो बादशाह उस वक्त जो रेवोल्यूशन में जिनको वहाँ से भागना पड़ा, उनके जो बेटे हैं उनकी कुछ पॉपुलैरिटी नजर आती है सर्टेन सेक्शंस में है, अलबत्ता वो कोई वाइड स्प्रेड नहीं है अभी ईरान में। तो आप क्या समझते हैं सर, आपने कहा कि ये महंगाई के खिलाफ मुजाहरे और ऑर्गेनिक हैं और आप सही कह रहे हैं, किस तरह आपको लगता है कि अब ये थम जाएंगे, या ये आप समझते हैं, बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं, आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, कि वेयर इट कैन लीड, सवाल मेरा ये है, लोग तो बहुत से नताइज अखज़ कर रहे हैं कि इसका कल्मिनेशन पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, इससे पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि 3 बार इस तरह हुए हैं, और हर बार गया कि शायद जो है ना कम से कम वेस्ट में ये समझा गया कि जी ये रजीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, लेकिन हर बार वो क्वेल हो गए थे, हर बार उनको कंट्रोल कर लिया गया था। अभी थोड़ी सिचुएशन जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा पहले से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जो ईरान बहुत सारे ये सारे मुहाज जो मैंने बताए हैं, बेशक वो जंगी मुहाज है या डिफेंस का है या स्ट्रेटेजिकली है, वो देखिए इनकी जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स थी बाहर बहुत ज़्यादा, वो जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी सारी डैमेज हो चुकी हैं। इकोनॉमिकली पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, अमेरिकन सैंक्शंस भी ज़्यादा टाइटन कर रहे हैं, तो मुश्किल तो काफ़ी, तो जाहिर है कि वो, और फिर जो इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन है उसके साथ मिलके तो वो ज़रा पहले से भी ज़्यादा एक ख़तरा खैर बन तो रहा है ईरान में। लेकिन देखें फिर भी, क्योंकि वो इंतज़ामी तौर पे जो है ना इंस्टीट्यूशनली वो इतने ज़्यादा इन्फ्रेंच्ड है नेचुरली जो रेवोल्यूशन ईरान में, कि वो हर बार काबू पा लेते हैं। इस बार भी देखें ICR जो उनके एक तो फौज है ना, और साथ ही जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है IRGC जो है, तो वो बेसिकली दोनों, वो तो जाहिर है जब तक वो रजीम के वो साथ हैं और कोई उनमें उस किस्म की वो चीज़ पैदा ना हो, तो उस वक्त तक तो जाहिर है कि कोई ऐसी चेंज नहीं आ सकती। हालांकि ख्वाहिश ज़रूर है, इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है, और जो है और भी बहुत से बैरूनी मुल्कों की ख्वाहिश है। देखें यूरोपियन यूनियन के जो बयानात आए हैं वो भी जाहिर है वो प्रोटेस्टर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से मुल्कों के। तो लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, देखिए इस तरह की चीज़ों में हमेशा ये होता है कि अगर इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग रहें, जो आपकी वो जो लॉ एनफोर्समेंट वाली साइड है और वो जो आपकी इंतजामी साइड है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जॉर्ज सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जुल्फ़िकार महतू साहब हमारे साथ मौजूद, एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं। जुल्फ़िकार महतू साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अनवार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जुल्फ़िकार महतू साहब, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? जैसे मैंने बताया, द नेशनल इंटरेस्ट जो अमरीकी जरीदा है उसमें आया कि बड़ी सेन एडवाइस पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी जब हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई वाइट हाउस में, और इसका फिर एतराफ़ भी किया अमरीकी सदर ने कि पाकिस्तान जितना ईरान को समझता है दुनिया में या उस खित्ते में और कोई नहीं समझता। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान क्या ईरान के हवाले से सोच रखता है इस वक्त के हालात को देखते हुए? देखिए पाकिस्तान की जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी ही जो है वो जो है इस वक्त सोच समझ के हैं और बहुत ही एहतियात से चला जा रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है और बड़े सदियों से जो है वो रिलेशंस हैं इन खिते में दोनों मुल्कों के। तो इस हवाले से पाकिस्तान को अब ये भी देखना है कि लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बैलेंस तरीके से चल रहा है, जैसे कि अमेरिकन पॉलिसी और इधर से भी चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, तो ये लग ही रहा था कि आप देखिएगा अगर मई के बाद के पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन सब को बैलेंस करना। लेकिन इस वक्त आप देखें कि हमने बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया है मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी।
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत एहतियात से चलेगा और चीज़ों को देख के आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के, वहाँ पे शहरियों का, तो 5 से 7 हज़ार शहरी वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के, और 50 हज़ार के करीब जो वहाँ पे मुस्तकिल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो रहते हैं। तो इस हवाले से हमारे लिए ये कंसर्न की बात तो है ना कि वहाँ पे जो मुजाहरे और जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, तो इसको पूरी दुनिया को इसका तशवीश तो है और हमें भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि इस वक्त वो बैलेंस क्रिएट करे और एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार करे कि ईरान को ये महसूस ना हो कि पाकिस्तान किसी के कहने पे फ्यूल कर रहा है उस सिचुएशन को। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे पहले, मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो वाकई ज़्यादा है। वहाँ पे लोग कई दिहाइयों से इस इन्फ्लेशन को, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस के बाद लगी हैं, उसको वो देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ईरानी गवर्नमेंट है उसको बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तशद्दुद ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये इसके अंदर और मज़ीद जो है वो सूरत-ए-हाल ख़राब होने का अंदेशा भी है। लेकिन बहरहाल इतना नहीं होगा कि अमेरिकन जो है वहाँ पे कोई आपको जो है वो आपको जो है वो जुल्फ़िकार साहब वेनेज़ुएला वाली सिचुएशन नजर नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ईरान है, वेनेजुएला नहीं है। और क्योंकि वेनेजुएला तो बिल्कुल करीब था अमेरिका के और ये बहुत दूर है। और फिर ये कि ये अगर इस तरह से दूसरी कोई अटैक होती है या दूसरी कोई कोशिश होती है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, तो फिर पूरी दुनिया के लिए ये खतरे का अलार्म बजेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस हद तक जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुल्फ़िकार महतू साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। विल कीप अ टैब ऑन जो ईरान में सिचुएशन बन रही है। आपने देखा फॉरेन सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, मुज़ाहरे पुरतशद्दुद ज़रूर हैं, इसमें मुज़ाहरीन की भी हम बात हुई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ के लोगों की भी हम बात हुई हैं। और जुल्फ़िकार महतू साहब कह रहे थे कि वो वेनेज़ुएला वाला काम जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, इसकी बहुत सी कॉस्ट होगी। और पाकिस्तान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो ईरान के लिए और पूरी जनूबी एशिया के लिए जो है वो मसाइल का सबब बन सकता है। और यही एडवाइस पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका को दी थी कि ईरान को ना छेड़ा जाए। आज हमने अहाता किया दाखिली और खारजी उमूर का। प्रोग्राम सच में निश्चित कैसे लगी अपने फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।